अथर्व के गायब होने के बाद जो प्रोटेस्ट हुआ गिट्टी खदान में, चक्का जाम हुआ, उसमें भी आरोपी मौजूद थे। परिवार को संतावना देने में भी अपना दिखावा कर रहे थे बहरूपिये के तौर पे। धोखे की खासियत है कि देने वाला अपना होता है। कोर्ट में कल इनको पेश किया गया तो कोर्ट की क्या गाइडलाइंस थी? एक शैतानी स्माइल थी अजय के चेहरे पे, मतलब कोई अफसोस नहीं था। आप उसका इंस्टाग्राम आईडी स्क्रॉल करिए, उसमें गन हाथ में लिए हुए का स्टेटस है। अब चाहे ईद होगी, बकरीद होगी, दिवाली होगी, होली होगी, रामनवमी होगी, मुझे नहीं लगता कोई परिवार अपने बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों को इतने आसानी से कहीं जाने देगा। नागपुर में हुआ एक ऐसा हत्याकांड जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया है और अब इसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। हनुमान जयंती की रैली में मौजूद अथर्व से मिले एडवोकेट शहबाज सिद्दीकी से आज हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप बच्चे को पहले से क्या जानते थे? जिस तरह वो आपसे मिलने आया, आपको जिस तरह उसने जूस ऑफर किया, तो क्या आप पहले से उसे जानते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मेरी पहली मुलाकात है स्वर्गीय अथर्व नानोरे से। उस दिन घटना ऐसी हुई कि निरंतर ये दूसरा साल है कि हम मुस्लिम समाज के तरफ से हनुमान जन्मोत्सव में हमारे सनातनी भाई बहनों, माताओं, बच्चे जो वहाँ से रथ यात्रा के साथ वहाँ पर आते हैं, श्रद्धालु अवस्थी चौक पे जो युवा सनातन का कार्यक्रम है, तो एक सद्भाव का मैसेज देने के लिए जो पूरे देश में जाता है कि मुस्लिम हिंदू सब एक है, हम वहाँ पर फूल वर्षा करते हैं, पानी का हम मिनरल वाटर के जो बॉटल्स है वो वितरण करते हैं और कुछ स्वीट्स ये करते हैं और आने जाने वाले जो भी श्रद्धालु रहते हैं उनको हम उनके ऊपर फूल वर्षा करते हैं। तो एक अच्छा, पिछले साल भी हमने किया, इस साल भी जब हम कर रहे थे, मैं स्टेज के नीचे था। अगर आप वीडियो को गौर से देखेंगे तो जब मैं कुछ लोगों से यानी हम जब बॉटल्स दे रहे थे उतने में ये बच्चा वहाँ से, मासूम बच्चा अपने दो दोस्तों के साथ आता है और जब मैं बॉटल्स इनको देता हूँ दो को, आप गौर से देखिए, मैं अथर्वा को नहीं दे रहा हूँ, यानी अथर्वा तीसरे तरफ है। उसके बावजूद वो बच्चा अपनी जेब से वो पैकेट निकालता है जूस का और वो मुझे बोलता है ये आपके लिए, आप हमको पानी दे रहे हैं आपके लिए। तो मैं उसको गर्म जोशी से एक आत्मीयता से पकड़ता हूँ बाहों में, ऐसा एक जो बच्चे को, क्योंकि मेरा बच्चा भी 14 साल का मेरा बेटा, मैं उसको एकदम पकड़ा, मैंने माथा चूमा और मैंने जो मेरा कैमरामैन था जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उसको बोला, ये देखिए बच्चे का प्यार, ये बच्चे ने हमको रिटर्न किया और ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बनेगा बच्चा। मैंने माथा चूमा, उसके बाद वो अपने अवस्थी चौक के तरफ कूच कर गया। वो यात्रा की रैली में ही था, वो पूरे लोग थे और फिर हम हमारे काम में व्यस्त हो गए। तो ये पहली मुलाकात। तो इस दौरान अथर्व ने आपसे कुछ बात करी? अथर्व का बस जो उसकी आवाज़ है जो मेरे कानों में गूंज रही वो ये आपके लिए हमारे तरफ से। ओके, आप वीडियो को देखिए, उसमें है वो। उसके बाद मैंने उसको रिप्लाई किया, माथा चूमा, प्यार किया और मैंने अपने लोगों को बताया जो मुस्लिम कम्युनिटी के थे, ये देखो प्यारे बच्चे का, हम बॉटल अगर दे रहे हैं तो इन रिटर्न ये हमको ये जूस का पैकेट, क्योंकि 14 साल का बच्चा अगर आप देखें ये अपनी कोई चीज़ शेयर करने में विश्वास नहीं रखते। चॉकलेट हो गया, आइसक्रीम हो गया, जूस हो गया, ये नहीं देते हैं, ये घर में नहीं देते हैं। तो एक अननोन इंसान को अगर ये दे रहा है तो ये नीति का एक कुछ उसको मिलाना था कुदरत को, और ये जो घटना होना था ये कोई मैसेज है कि वो पहले ही एक देके गया है। कि मुझे बार बार आता है ख्याल कि उसका ये मैसेज था कि अंकल ये मेरे लिए, मेरे तरफ से है और मैं इसके अलावा आपको कोई फीस नहीं दे सकता, मेरी हक की लड़ाई आप लड़िएगा, मेरे साथ जो ज्यादती हुई ये लड़ाई आपको लड़ना है। ये भी कहा जा रहा है कि अथर्व के गायब होने के बाद जो प्रोटेस्ट हुआ गिट्टी खदान में, चक्का जाम हुआ, उसमें भी आरोपी मौजूद थे। सूत्रों का, पुलिस का और जो मीडिया में हम पढ़ रहे हैं उसमें साफ ये दिख रहा है कि ये जो षड्यंत्रकारी, जो निर्मम हत्या करने वाले जो अपराधी है, इन्होंने सुनियोजित तरीके से हत्या को अंजाम दिया। ये ना कि ये सिर्फ हत्या करने, किडनैपिंग में शामिल थे, ये परिवार को संतावना देने में भी अपना दिखावा कर रहे थे बहरूपिये के तौर पे। उसके बाद समाज को भी गुमराह कर रहे थे। ये दिखा रहे थे कि हम भी अथर्वा को, बच्चे को ढूंढने में कितने तत्पर है। लेकिन अगर आप देखें ये मोडस ऑपरेंडी रहती है क्रिमिनल की, ये वॉच करते हैं कि हमने जो क्राइम किया है उसके ऊपर हमारे पे, यानी अब पुलिस या उनके घर वाले ये क्या करने वाले हैं, तो उसके वॉच के लिए ये तरीका अपनाते हैं। ये यहाँ दिखा रहे थे। सिर्फ वहाँ पर जब ये घटना को अंजाम दिया उसके बाद ये घर पे भी आए, सेकेंड डे प्रोटेस्ट में भी थे, पुलिस को डिस्टर्ब इन्होंने किया। पुलिस ये बहुत पहले घटना को उजागर कर सकती थी, लेकिन हमारी पुलिस को आंदोलन का दिखावा करके
पब्लिक का रोष का जो नाटक किया गया वो ये अपराधियों के गिरोह द्वारा किया गया। इसके पहले भी ऐसे कई केसेस सामने आए, जैसे युग चांडक, कुश कटारिया, और इन सभी केसेस में सिमिलैरिटी ये है कि जो मारने वाले लोग हैं वो सभी जान पहचान के थे। तो इस क्रिमिनल माइंडसेट को आप किस तरह से बताएंगे? देखिए, एक बहुत अच्छा फेमस डायलॉग है कि धोखे की खासियत है कि देने वाला अपना होता है। तो ये वही है। युग चांडक में देखिए, कुश कटारिया हत्याकांड में देखिए, या आर्थव नानोरे हत्याकांड, ऐसी कई और भी घटनाएं हुई जो मीडिया में इतने इस पे नहीं आ पाती है, लेकिन आप 99.99% अगर देखेंगे तो धोखा देने वाला करीबी होता है। आज हमको, समाज को एक चीज़ समझना पड़ेगा कि पहले बोलते थे नेकी कर दरिया में डाल, आजकल हम नेकी करते और सोशल मीडिया पे डालते हैं, या हम जो काबिलियत, हमारा जो प्रोग्रेस है वो सोशल मीडिया पे डालते हैं कि हमारे शुभचिंतक, हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे दोस्त अहबाब खुश होंगे। इसका उल्टा हो रहा है। जलने वाले उसको अलग तरीके से ले रहे हैं, क्योंकि अगर मेरे पास कार है और फला आदमी के पास नहीं है तो वो उसको एक जलन के तौर पे ले रहा है और वो वहाँ घातक का रूप अख्तियार कर रहा है और वो अटैक कर रहा है। अधिकतर केस में, कुछ चांडक में, कटारिया केस में तो रैंसम और ये था। ये केस में वो जो मुझे मीडिया और ये बाकी लोगों से पता चल रहा है कि जय का बयान है कि ये बार बार अपनी ये बताते थे कि मैंने आज ये खरीदा, मैंने ज़मीन लिया, मैंने ये किया, तो उससे भी उसको जलन थी। उसको तो जो उसका अपराध करना था वो सुनियोजित था, लेकिन उसने ये भी एक कारण बताया। अभी जैसे आपने बताया कि आप अथर्व के पेरेंट्स से मिले, तो आपकी अथर्व के पिता से क्या बात हुई? था शोकोकुल परिवार के साथ मिलने गया। बहुत गमगीन माहौल था। माता जी तो बात करने के इसमें नहीं थे, पिताजी थे, अंश था उनका बड़ा भाई, चाचा जी उनके बच्चे, और शोकाकुल परिवार था। पिताजी का तो साफ है कि तीनों जो अपराधी है इनको फांसी होना चाहिए, और अगर फांसी का, क्योंकि सिस्टम हमारे आक्रोश से नहीं चलता है, माननीय न्यायालय, जुडिशरी आपकी संवेदना, आक्रोश और हम क्या फील कर रहे हैं इस पे नहीं चलता है, वहाँ लगते हैं सबूत, तथ्य क्या है। अब पुलिस का दायित्व है कि एक एक सबूत को एकजुट करके एक केस को इतना मजबूत बनाए, तभी जाके इनको सजा होगी। तो उनके वालिद साहब ने, उनके पिताजी दिलीप काका ने ये मांग की है सीएम साहब से कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस को लगाया जाए, बाकी केसेस को 8-10 साल जैसा खींचा ना जाए, ताकि 4-5 साल के बाद इनको बेल मिल जाए, ये बेल पे आ जाए, ये फिर अपना कुछ माहौल बिगाड़े, सामाजिक सौहार्द को ख़राब करे, या किसी का या कुछ हत्याकांड करेंगे या कुछ रॉबरी करेंगे, इसके अलावा इनका तो कुछ है नहीं। तो इससे अच्छा 6 से 8 महीने, साल भर के अंदर फास्ट ट्रैक पे कोर्ट का फैसला आना चाहिए। दूसरा, उन्होंने एक, उनकी माता और दिलीप काका ने एक वो किया कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त होना चाहिए। जैसे अगर आपको ध्यान होगा, रविकांत कांबळे साहब एक पत्रकार है नागपुर में, उनकी माताजी और उनकी मासूम बच्ची की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसमें भी शायद आरोपी कोई साहू था, उनका किराना वाला, वो भी परिचित था। उनकी माताजी बच्चे को लेके भरोसे पे उसके किराना दुकान गई थी, और वो लास्ट सीन था, उसके बाद उनका शव मिला था, तो वो भी पड़ोसी था। तो वो केस से भी हमको बहुत कुछ सीखने मिला था। तो बताने का मकसद है कि ये सारे तथ्यों को जोड़ना पड़ेगा। और वो केस में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर राज्यसभा सांसद उज्जवल निकम साहब थे। अब वो राज्यसभा सांसद बन गए, तब स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अभी भी हैं शायद, तब उनको नियुक्त किया था और उसमें सजा हुई है। अब जब कोर्ट में कल इनको पेश किया गया तो कोर्ट की क्या गाइडलाइंस थी, क्या एग्जैक्ट वहाँ का सिनेरियो था? अथर्वा की तरफ से हमारा वकील संगठन पूरा डीबीए, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के हमारे सीनियर, हमारे कलीग सब थे। हम ये देख रहे थे कि इन अपराधियों की तरफ से किसकी आत्मा इतनी मर गई है कि वो ये अपराधियों की तरफ से आके ये केस लड़ने को खड़ा होता है। एक हमारे लॉयर साहब का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनके पास वो केस गया था, लेकिन हमने जब उनको बहुत आदर सम्मान से रिक्वेस्ट किया, उन्होंने अपना वकालतनामा वापस लिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, संवैधानिक हक है। कसाब जैसे आतंकवादी, जिसको तो एक बूंद इस देश ने पानी नहीं पिलाना था, उसको भी, अगर आपको याद होगा, तो लॉयर मिला था। तो वकील मिलना, हर अपराधी, जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता अपराधी नहीं है, ये कोर्ट मानता है। सामाजिक हम तो मान रहे तीनों अपराधी है, लेकिन कोर्ट को हमारी हम क्या फील कर रहे हैं उससे मतलब नहीं। तो कोर्ट हर किसी को
अगर आप ऐसे वकील नहीं मिलता है या आपकी कैपेसिटी नहीं है तो लीगल एड का वकील देता है। तो कल जब हमने विरोध किया तो माननीय न्यायाधीश साहब ने देखा कि हमारा विरोध है, लेकिन उन्होंने लीगल एड का लॉयर बुलाया और हमने 4 दिन का उसमें पीसीआर पुलिस ने प्राप्त किया। उसमें शोभा यात्रा के बाद जब अथर्व गायब हुआ, उसके बाद सोशल मीडिया पे भी एक बहुत सेंसेशन हो गया था, चक्का जाम हो गया था, और सोशल मीडिया पे, न्यूज़ पे, हर जगह जो ये दिखाया जा रहा था, क्या ये प्रमुख रीज़न रहा हत्या का? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो आरोपी है उन्होंने प्रेशराइज होकर हत्या की है, वो हत्या करना नहीं चाहते थे, वो सिर्फ किडनैप करना चाहते थे। उस पर आप क्या कहना? 10, साढ़े 10, 11 बजे मुझे लगता है अथर्वा लास्ट देखा गया आरआर हॉस्पिटल के समझ, ओके, गिट्टियान पुलिस स्टेशन के अंतर्गत। किसके साथ था, कौन था, तब तक कोई भी बात ओपन नहीं हुई थी। पब्लिक, परिवार वालों को लगा सुबह से चल के जाना, यानी सुबह से वो हनुमान जयंती के कार्यक्रम में व्यस्त था, भोज का कार्यक्रम रहता है, आपको मालूम है कि स्वयं सेवक भी स्वयं सेवक हाँ। था वो बच्चा, बहुत मिलनसार बच्चा था, तो वो हर चीज में हाथ बटाता था। तो वो बच्चे की, अब 14 साल का बच्चा थकता भी है, तो माँ बाप को लगा यहाँ से पैदल अवस्थी चौक जाना, वहाँ से काटोल रोड सिग्नल आना, वहाँ से गिट्टी गदान होते हुए वापस फ्रेंड्स कॉलोनी आना, हो सकता है थक के कहीं सो गया है। फिर भी उन्होंने रात को, मुझे ऐसा लगता है, जो मुझे पता चला, शायद रात को कंप्लेन गुमशुदगी हो दर्ज चुकी कराई थी। थी, हाँ, मिसिंग की रिपोर्ट तो हो चुकी थी। और ये जो बार बार बोला जा रहा है कि पैनिक होके उन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया, मैं ये थ्योरी को एक्सेप्ट करने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि ये सुनियोजित हत्याकांड है, सुनियोजित तरीके से कॉन्स्पिरेसी करके ये काम किया गया है, ये पूरा एवरीथिंग वाज ऑलरेडी प्लान्ड। तो इन्होंने जो सोचा था कि हम पहले इनको किडनैप करेंगे, रैंसम मांगेंगे, और जो लोग बोलते हैं कि बाद में छोड़ देते, तो आप ये खुद सोचिए, एक मासूम बच्चा बता देता है कि फला अंकल ने मेरे को गोद में लेके चॉकलेट दिलाया, फला अंकल ये किए, फला अंकल हो गए। तो ये तो 14 साल का माशाल्लाह बहुत, यानी एक तरीके से समझदार बालक था। तो क्या इसको अगर रैंसम लेके बाद वो छोड़ते, तो क्या ये आइडेंटिफाई, ये रिवील नहीं करता ये तीनों के नाम? हाँ। कम से कम जय को तो वो जानता था कि जय यादव है, उसको बड़ा भाई या चाचा जो भी वो बोलता होगा, कम से कम उसको तो रिवील करता था। तो ये थ्योरी को हम एक्सेप्ट करने वाले नहीं है, ये गलत है। हाँ, दूसरा आपने सवाल किया कि सोशल मीडिया पे होने से पैनिक हुआ। 11 बजे की अगर घटना है, 11, साढ़े 11 जो भी है, 3, साढ़े 3 बजे मुझे लगता है सोशल मीडिया पे परिवार द्वारा, शुभचिंतकों द्वारा, रिलेटिव्स के द्वारा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पे उसका एक फोटो और एक 2-4 लाइन का मैसेज ये गया। शोभा यात्रा के समय कब पता चलता है पेरेंट्स को कि अथर्व गायब हुआ है? ये किस समय की बात है? 11-12 के अंतराल में मुझे लगता है पता चलना चाहिए, क्योंकि एक मासूम बच्चा इतने बजे तक बाहर क्यों रहेगा? क्योंकि ऑलरेडी 11 या साढ़े 11 तक शोभा यात्रा खत्म हो गई थी। उसके बाद गिट्टी, ये देखिए शोभा यात्रा कैसा गई है, अवस्थी चौक टू काटोल रोड सिग्नल, काटोल रोड सिग्नल टू वापस गिट्टी खदान पे वो हनुमान जी का मंदिर है, उससे वो आगे जाती है केटी नगर, फ्रेंड्स कॉलोनी से रिटर्न आती है, और समापन हनुमान मंदिर में होता है गिट्टी खदान, जहाँ तक जो मेरी जानकारी है। वहाँ पर फिर आरती होती है शायद, और भोज का या कुछ खाने का होता होगा। ये तो अथर्व की बात हो गई, लेकिन क्या शोभा यात्रा के बाद आरोपियों को कहीं देखा गया? बेशक देखा गया। शोभा यात्रा में तो निरंतर ये आजू बाजू साए के तरह जय था साथ में, अथर्वा की हर एक्टिविटी पे इसकी नजर थी। उसी रात आप यानी विजुअल देखेंगे सीसीटीवी, इसीलिए तो पुलिस की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। पुलिस ने एक सीसीटीवी को खंगाला है। इतना पुलिस को तकलीफ देने के बाद पुलिस ने बाकायदा अपनी टीम, अपने साथ पे बट्टा लगने नहीं दिया पुलिस ने, क्योंकि इसमें दूसरा एंगल दिया जा रहा था। अगर आप सोशल मीडिया के कमेंट्स को स्क्रॉल कर रहे होंगे, इसको एक सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की गई। बिना आरोपी पुलिस ने डिक्लेयर किए एक समाज का आरोपी रहने वाला है, ऐसा बोल के सोशल मीडिया पे बहुत सारा ये था। तो पुलिस का दायित्व बन गया था कि कोई भी सांप्रदायिक तनाव ना हो और शहर का माहौल खराब ना हो। तो ये आरोपी कंटिन्यू उसके साथ थे, उसकी एक्टिविटी पे नज़र रख रहे थे, उनको पता था कब टारगेट पे अटैक करना है। उसके बाद इन्होंने टारगेट को वहाँ से किडनैप किया, गाड़ी में या जो भी, हाँ, उनके टाटा एस में लेके गए। जो भी उन्होंने उसके ऊपर स्प्रे किया है, सीपी साहब का भी उसके ऊपर यह है कि चूहे मारने का स्प्रे किया, वो किया, बेहतर वो जाने, उनका तपास जाने। तो वो स्प्रे किया होगा, और उसके बाद मुझे लगता है बच्चा 14 साल का
पैनिक हुआ, छटपटाया। कोई किसी को अगर ऐसा करेगा, क्योंकि स्प्रे जो होता है वो ज्वलनशील पदार्थ होता है, आंखों में जाता है तो आदमी की सांस रोकती है, तो छटपटाया होगा मासूम बच्चा, और ये हड़बड़ाहट में इन्होंने उसको स्ट्रैंगुलेट किया, और उसकी मुझे लगता है उसी रात जान चली गई। क्योंकि जिस तरीके से बॉडी का मैंने हाल देखा है फोटो में, मैं ज़्यादा देख नहीं पाया, एक आध बार ही मुझसे हिम्मत होकर देखा, तो मुझे लगता है डिकम्पोज हो जो तरीका होता है, बॉडी सूझती है गर्मी का, तो ये 2 दिन का मुझे ऐसा लगता है। बच्चे पे पूरा ध्यान था इनका। उसके बाद इन्होंने गाड़ी कहीं तो भी गोरेवाड़ा में पार्क की, इसलिए मैं क्यों बोल रहा हूँ सुनियोजित है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर बोलते हैं ना, जो एकदम ठंडे दिमाग से मर्डर किया हुआ। गाड़ी पार्क करके ये वापस अपनी बस्ती में आता है, आरती में शामिल होता है आरोपी परिवार के तरफ की गतिविधियों पे नजर रखता है, उसके बाद ढूंढने का बहाना करके या थक के सोने का करता होगा, सेकेंड डे फिर ढूंढने का ये नाटक करता है। मीनवाइल आज मुझे मीडिया में मैंने पढ़ा ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद ये निकलता है 2 व्हीलर से, वो सैक लेके बोरा जो है जिसमें वो बॉडी को किया, और उसके बाद ये बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने घटनास्थल पे वापस जाते हैं। हाँ, उसके बाद ये वापस आते हैं, परिवार के साथ दुख में शामिल होने का नाटक करते हैं। होर्डिंग्स जो लग रही थी मिसिंग की, उसको लगाने का काम करते हैं गिट्टियान चौक पे। ये स्थानीय लोगों ने देखा है। ओके। और मुझे लगता है जिस दिन प्रोटेस्ट हुआ ये थे वहां पर। जो माहौल खराब किया गया, परिवार के लोग देखिए विरोध कर सकते हैं कि हमारा बच्चा नहीं मिल रहा, आप उसको ढूंढिए, लेकिन जो ये पथराव, जो माहौल क्रिएट किया गया, पुलिस को बिजी किया गया, ये गुट का काम लगता है मुझे। फिर मुझे कुछ लोगों ने बताया कि बॉडी मिलने के बाद ये स्पॉट पे भी गया था। अब ये पुलिस बेहतर बता पाएगी, लेकिन मुझे जो जानकारी है स्पॉट पे गया था। ही वॉज ऑल्सो प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ पोस्टमार्टम एट द मेडिकल हॉस्पिटल। ही केम along with that वैन, मेडिकल वैन। यानी ये इतनी हिम्मत, लोग बोल रहे हैं 19 साल का, 20 साल का, अरे एक यानी कितना खूंखार अपराधी नहीं कर सकता ये। उसके बाद बताइए कि यानी हत्या करके एक बार गाड़ी में बच्चे को रख दिया, सेकेंड डे उसके बाद ये वो गाड़ी में जा रहे हैं और वो बच्चे को वहां पर छोड़ के आ रहे हैं। यानी इनमें तो बिल्कुल ये केस तो बिल्कुल भी माननीय न्यायालय, तो मुझे नहीं लगता, अगर पुलिस ने बहुत अच्छे से सारे तथ्यों को ये किया, ये केस छूटने वाला नहीं है मैम। ये एक मिसाल बनेगा, ये तीनों को फांसी की सजा होगी, उससे नीचे तो नहीं रहेंगे। और अगर हम कहीं भी 19-20 होते हैं तो मैं तो अपनी तरफ से जो ताकत लगाना है, मैं जब तक हूँ ये मैटर में और मैं रहूँगा इंशाल्लाह, तो उम्र कैद तो डन है। अब जैसे सज़ा की बात करी आपने, इसके पहले भी केसेस हुए थे, तो इनमें एग्जैक्टली किस तरह पनिश किया जाता है? क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये 19 से 22 साल की उम्र है आरोपियों की, तो इस केस में किस तरह पनिश किया जाएगा? देखिए, जुवेनाइल भी अगर ये रहते तो उसके लिए भी कानून है। अगर दिल्ली में जो हमारी बहन के साथ जो एक रेप हत्याकांड हुआ था, उसमें एक जुवेनाइल था, अगर आपको याद होगा, वो भी बचा नहीं है। आप याद करिए, उसके बाद जुवेनाइल को जो ये बार बार फेक सर्टिफिकेट बना के अपने आप को जुवेनाइल कोई बता देता था और बच जाता था, अब ऐसा नहीं रहा। अब आपके क्राइम करने के तरीके से डिसाइड करेंगे कि आपके ऊपर क्या धारा लगनी चाहिए, क्या नहीं। दूसरा, आपने बोला केस कैसा मजबूत होगा। देखिए, केस में सबसे बड़ी बात है लास्ट सीन, आखिरी स्वर्गीय अथर्वा नानोरे किसके साथ देखा गया? हमारा मासूम बच्चा देखा गया जयराम के साथ, यादव। लास्ट यही उसको बरगला के गाड़ी में, कहीं तो भी मुझे लगता है सीसीटीवी फुटेज में ये है। सेकेंडरी टावर लोकेशन आया होगा। तीसरा, इन्होंने नए मोबाइल्स लिए हैं, तीन सिम कार्ड लिए हैं। चौथा, पुलिस, ये सब पुलिस का काम है और पुलिस कर रही है बखूबी। ये मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ कि हम क्या क्या देखते हैं अगर हम कोई केस को मजबूत करते। इन्होंने वो स्प्रे कहाँ से लिया, इनकी और कहाँ कहाँ क्या गाड़ी कौन कौन सी, इन्होंने शायद 2 या 3 गाड़ी उसमें बदली है। सीसीटीवी फुटेजेस है इसमें, कब कहाँ कैसे कौन कौन था। और मुझे लगता है कुछ सीसीटीवी फुटेज में ये
अथर्वा को ले आते हुए भी है। आप जैसे शोभा यात्रा में आप मौजूद थे, तो कुछ ऐसी डाउटफुल चीजें किसी को फील हुई आपको, या किसी कोई बातें सुनाई आई, कुछ ऐसा डाउटफुल किसी को कुछ फील हुआ तब उस दौरान? इतना पवित्र दिन, पावन दिन में हनुमान जी का जब जन्मोत्सव रहता है तो रावण की कल्पना भी आप कैसे कर सकते हो कि कोई रावण रूपी यहाँ लोग होंगे। और अगर आप जयराम का सोशल मीडिया देखोगे तो इतना आध्यात्मिक और यानी अपने आप को इतना धार्मिक बता रहा है वो। और यात्रा में और ये श्रद्धालु तो सब ये रहते हैं, कोई भी मुझे यानी अब तो ऐसा लगता है कि अच्छा आप देखिए उनका एक बयान है कि इसके पहले हम रामनवमी में करने वाले थे, तो रामनवमी में हम नहीं कर पाए तो हमने हनुमान जयंती में किया। ये वो लोग ही गंदगी सोच सकते हैं, आप हम ऐसा उम्मीद भी नहीं कर सकते कि ऐसे दिन कोई होगा। इसलिए तो माँ बाप अपने बच्चों को त्योहार के दिन खुला छोड़, नहीं तो कहीं जाने कहाँ देता है। आज आपके यहाँ भी परिवार में बच्चे हम नहीं जाने देते, लेकिन होली, दिवाली, ईद, दशहरा कुछ रहता है तो आजू बाजू बच्चे खेलते हैं, क्योंकि हमको ये लगता था कि ये दिन राक्षस भी वार हमारे बच्चों पे, परिवार पे नहीं करेगा, लेकिन इन्होंने वो भ्रम भी हमारा तोड़ दिया। अब चाहे ईद होगी, बकरीद होगी, दिवाली होगी, होली होगी, रामनवमी होगी, मुझे नहीं लगता कोई परिवार अपने बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों को इतने आसानी से कहीं जाने देगा। माननीय न्यायाधीश के सामने हम लोग खड़े थे, हमारा विरोध दिखा रहे थे, प्रकट कर रहे थे, तो ये नियम है कि कोर्ट के अंदर आप मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते। नहीं तो मैं ऐसा कुछ रिकॉर्ड कर सकता था। जब इनका मास्क उतारा गया, माननीय न्यायाधीश इनसे पूछते हैं आपका नाम क्या है, उम्र क्या है। जब उस बीच में कुछ थोड़ा 5-7 समय का वक्त हुआ और जब मैं पलट के मैं देखता हूँ न्यायाधीश जी सामने है और मैं पलट के ये तीनों आरोपी को तो देख रहा हूँ, एक शैतानी स्माइल थी ये जय के चेहरे पे। मतलब कोई अफसोस नहीं था? नहीं, बिल्कुल उसके, यानी ये पूरे वकीलों ने देखा, उसको बिल्कुल अफसोस नहीं है। क्या दर्शाता है? या तो ये हैबिचुअल क्रिमिनल है, क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स इसके होना चाहिए, पुलिस शुड फाइंड आउट कि इसके पहले तो ऐसा कुछ नहीं है। और जरूरी नहीं कि जो पकड़ा गया वो चोर हो, सकता है ऐसे अपराध किए हो जो गुना जिसका दर्ज ना किया गया हो। आप उसका इंस्टाग्राम आईडी स्क्रॉल करिए, उसमें गन हाथ में लिए हुए का स्टेटस है, मुझे नहीं पता गन ओरिजिनल है नकली है, मुझे नहीं पता, स्टेटस फॉरवर्डेड है, लेकिन आप वो स्क्रॉल करके देखिए 2023 का, भले ही 7 जुलाई 2023 का है, और उसमें वो लिख रहा है ये तो आगाज़ है, अभी अंजाम ऐसा कुछ हो। तो इससे ये क्या प्रूव करता है? 2023, 2026, 3 साल, इससे फाइंड आउट क्या करोगे आप? अभी तो इन 3 आरोपियों की बात हो रही है, लेकिन क्या इनके अलावा भी और कोई नाम सामने आए हैं जिन्होंने मदद भी की हो इनकी? बेशक परिवार का तो आरोप है। अच्छा। जय के बड़े भाई के ऊपर आरोप है, खुला आरोप है, माताजी कर रही हैं, उनके पिताजी कर रहे हैं, परिवार वाले कर रहे हैं, संलिप्तता होगी कहीं ना कहीं। ऐसे अकेला इतना बंदा नहीं कर सकता। ये आप एक मैसेज दे दीजिए पब्लिक को, बीइंग अ एडवोकेट, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये मैसेज देने का अधिकार मुझे है नहीं, क्योंकि हम सब इंसान के औलाद हैं, हमको समझना चाहिए हमने जो ये हालात पैदा किए हैं, ऐसे दरिंदे जो समाज में हैं, ये आपके हमारे लिए हानिकारक है। कोई भी वर्ग के रहने दो, कोई भी समाज के, कोई भी जात के, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमको इनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तभी जाके हमारे बच्चे, हमारे बीवी, हमारे माँ बाप, हमारा परिवार, हमारा समाज सुरक्षित रहेगा। मुझे बोलना है हमको इंसानियत को अहमियत देना है और हमारे समाज को सुरक्षित रखना। तो ये थी इस पूरे मामले पर एडवोकेट शहबाज सिद्दीकी की यूसीएन के साथ बातचीत। आप देखते रहिए यूसीएन।